सभी को नमस्कार। साथियों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 से मैथ्स आधारित ये जो वीडियो श्रृंखला है मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरा नाम गंगाधर सोनी है, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय डीडवाना नागौर से। साथियों, पिछले काफ़ी अरसे से मैं पॉलिटिकल साइंस पर वीडियो लेसन दे रहा हूँ और इन जो बोर्ड परीक्षाओं में है मैंने अपने जो मूल जो विषय था मैथ्स गणित, जिसका मैं सेकंड ग्रेड विषय अध्यापक रह भी चुका हूँ और काफ़ी यह कहें कि मेरा ये रग रग में मैथ बसती है। तो आज फिर है मैं अपने मैथ विषय की ओर लौट रहा हूँ और इसका कारण ये है कि आज कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई है जिसके कारण है मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। साथ ही मेरा ये मकसद रहेगा कि मैं आपको जो मैथ से संबंधित है समस्याओं का समाधान करूं। आप घर पे बैठे पढ़ें, स्कूलें तो वैसे लग नहीं रही हैं और खुलने की भी संभावना अभी उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी कुछ ये भी सुनने में आया है कि सिलेबस रिवाइज होगा, 30% सिलेबस से कम करने का विचार चल रहा है बोर्ड कक्षाओं के लिए। तो ये भी निश्चित है कि लगभग सभी कक्षाओं का जो सिलेबस है वो रिवाइज होगा और ये मानकर चले कि 30% सिलेबस है वो कम किया जाएगा। अब कौन से चैप्टर हटाए जाएंगे या चैप्टरों को कम किया जाएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु इतना तय है कि जो हमारा मैथ्स का जो कंटेंट है उसको हल्का ज़रूर किया जाएगा। तो हो सकता है कि जो सबसे पहले जो वैदिक गणित वाला चैप्टर है उस पर गाज गिरे, तो इसलिए मैं वैदिक गणित को स्टार्ट नहीं करके वास्तविक संख्याएं हैं उसको लेके आ रहा हूँ। और अगर इससे कुछ कंटेंट हटता है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है। एक सामान्य जानकारी का एक अच्छा जो चैप्टर है तो हमें उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जोर अगर मारे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हटा सकते हैं, बाकी अन्य कोई इसकी संभावना नहीं है। फिर भी हम पूरे चैप्टर को क्लियर करेंगे, उसी के तहत आगे चलेंगे, क्योंकि जो कमेटी बैठी है सिलेबस रिवाइज करने वाली वो पता नहीं कब अपना स्टेटमेंट देगी। उससे पहले कि हमें अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू कर देना चाहिए। मैंने आपसे वादा किया था कि 15 तारीख से कक्षाएं स्टार्ट होगी, तो 15 तारीख से स्टार्ट ही होगी। तो इस संदर्भ में हमें आज जो शुरू करेंगे वास्तविक संख्या है। आपसे अनुरोध रहेगा कि जब भी मेरा आप वीडियो देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसको ज़रूर देखें। साथियों, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है गंगाधर 233 है, आप इसको देख सकते हैं। कक्षा 12 तक पेपर वाइज को मैं आंसर सहित लेकर आ रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर भी आपको वहीं मिलने वाले। ऐसा नहीं है कि कोई पीडीएफ की उसी के आधार। कई बार ये समस्या रहती है कि सर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता कहाँ है, तो ये डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ नीचे, ये जो है वीडियो इसके ये नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। आप चाहे तो किसी अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, उसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर मिलेगा। जैसे पीडीएफ फाइल है या आंसर की है, नोट्स कॉपी हैं, तो आपको वहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। अगर मैं कुछ वीडियो में कहता हूँ कि ये इसके लिंक इसमें है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें। तो साथियों, आज हमें वास्तविक संख्या स्टार्ट करेंगे और वास्तविक संख्या में हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 2.1 से संबंधित समस्याएं जो आधारित होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो चलते हैं हम अपने मुख्य चैप्टर की ओर। तो चलते हैं हम अपने मुख्य लेसन में। हम आते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या हम देखते हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा कुछ संख्याओं के बारे में, उनका हम रिवीजन कर ले थोड़ा सा, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्याएं गिनती में काम आती हैं और उनको हम कैपिटल एन से, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इसलिए कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित करेंगे। और प्राकृत संख्या है कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। गिनती हम शुरुआत करते हैं कहाँ से होती है? 1 से, 1 2 3, ठीक है, डॉट अनंत तक। पूर्ण संख्या है जिसको वोल नंबर भी कहा जाता है, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृत संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार पूर्णांक क्या होता है? जिसमें 0 हो, प्राकृत संख्या हो और साथ में माइनस की ऋणात्मक संख्याएं हो, उनको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी 0,
प्राकृत संख्याएं और माइनस की संख्या, वो सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पूर्णांक का। अब हम देखें ये प्राकृत संख्या पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी पूर्णांक है, धनात्मक संख्या भी पूर्णांक है, ये ऋणात्मक संख्या भी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक को आई इंटेजर से इंटेजर कहते हैं, इसलिए आई से प्रदर्शित करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक हम देखें 1 2 3 4, ये हमारे यहाँ इस जो चैप्टर में धनात्मक पूर्णांक है शब्द कई बार काम आएगा, इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि धनात्मक पूर्णांक कहेगा क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो क्यू का मतलब क्या होगा? तो वो क्यू का मतलब होगा वो क्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, परंतु 0 नहीं होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में 0 नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, इसका मतलब क्या है कि माइनस में जो जितनी भी संख्या है वो क्या होगी? ऋणात्मक पूर्णांक होगी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। मुख्य रूप से ये पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ये दो चीज़ें हमारे काफ़ी आएगी, काम आने वाली है। प्राकृत संख्या भी कभी कभी काम आ सकती है, पूर्ण संख्या भी काम आ सकती है, तो उससे तो आप पहले से ही परिचित हैं। अब आती है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्नावली है वो परिमेय संख्या पर भी आधारित है। तो ऐसी संख्याएं जो p/q रूप में लिखी जाती हो, जो p/q रूप में, अंश बटा हर के रूप में, यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हो, हम एक सामान्य तरीके से कहें तो उसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ ये p और q क्या है? p और q दोनों ही क्या है? पूर्णांक हैं, दोनों ही क्या पूर्णांक है, और परस्पर क्या है? एक और कंडीशन है कि ये दोनों अभाज्य हैं, यानी इन दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता। हम आगे इसको और क्लियर करेंगे। तथा q नॉट इक्वल 0, यानी हर जो है वो 0 नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या p/q में है वो हर कभी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? अगर किसी संख्या में 0 का भाग दे दें, किसी 0 में किसी संख्या भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु किसी संख्या में अगर 0 का भाग दे दें तो गुण गोबर हो जाता है, उसका हमें आंसर पता ही नहीं है। 0 का भाग हम दे नहीं सकते, वो उसको हम कहेंगे अपरिभाषित है, क्योंकि अभी तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि 0 का भाग देने पर क्या संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हर में 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये परिमेय संख्या की है, ये परिभाषा है, मान कर चले आप कि जो संख्या p/q रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं, परस्पर सहभाज्य हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, तो वो परिमेय संख्या है। अब इसी का ही विपरीत ले लें कि अपरिमेय क्या होती है, तो अपरिमेय है, सीधी सी बात है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। यानी जब परिमेय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? उसको p/q रूप में हमें नहीं लिख सकते, उन संख्याओं को हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम अपरिमेय कहेंगे। और कंडीशन वही है, p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अब आता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हमने पढ़ ली, अपरिमेय संख्या हमने पढ़ ली, इन दोनों का संग्रह कर ले तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। r मतलब वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, इसलिए r से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तविक संख्या में चाहे वो सभी संख्या आती है, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। तो आज हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, सभी उसी के अंदर आती है। तो आगे हम अगले जो चैप्टर में हम बात करेंगे, इसी चैप्टर की जो तीसरी प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे परिमेय अपरिमेय, तीसरी और चौथी प्रश्नावली 2.3 2.4, तो वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें अपना जो मुख्य टॉपिक है आज का, उस पर हम आते हैं। वो है टॉपिक हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर यूक्लिड था तो कौन था। तो सबसे पहले हम देखें उसका परिचय लें। तो देखते हैं हम परिचय यूक्लिड का। हम ये परिमेय हम बाद में देख लेंगे, पहले परिचय देखते हैं। यूक्लिड है एक यूनानी नागरिक था। कहाँ का नागरिक था? यूनानी था, और वो था गणितज्ञ। आज हम पढ़ रहे हैं तो गणित पढ़ रहे हैं, तो गणितज्ञों की ही बात करेंगे। तो वो यूनानी गणितज्ञ था, काफ़ी टैलेंटेड था, और उसने है ज्यामिति की खोज, ज्योमेट्री, रेखागणित जिसको हम कहते हैं, उसका जनक है, उसको माना जाता है। तो हम कहेंगे ज्यामिति का जो जनक है, ज्योमेट्री का फादर ऑफ ज्योमेट्री, वो कौन है? यूक्लिड है। क्योंकि यूक्लिड ने ज्यामिति की जो मूलभूत अवधारणा है
वो दी थी अपनी पुस्तक में। तो इसकी जो पुस्तक है उसका भी हम नाम लिख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सामान्य ज्ञान की बातें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी। इसकी पुस्तक है जिसका नाम है एलिमेंट्स, इसका पुस्तक का नाम है। तो ये इसका सामान्य परिचय हो गया। इसके अलावा हम देखें कि ये यूक्लिड कब था, इसका कार्यकाल क्या था। समय अगर देखें तो ये है 300 ईसा पूर्व, 300 हम BC लिख सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा से 300 साल पहले। आज हम ईसा के 2020 साल बाद में है, और 2020 में अगर 300 साल और जोड़ दें तो 2320 साल पहले है। यूक्लिड का है अस्तित्व था। उसने है अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में के जो 7वां अध्याय है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसने उल्लेख किया है। तो हम देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आखिर है तो क्या है। उसने कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक, क्या कहा, दो धनात्मक पूर्णांक, यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए हो तो दो ऐसे पूर्णांक Q और R भी, माना कि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक Q और R ऐसे विद्यमान होंगे कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ जो R है वो क्या होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, परंतु क्या होगा, सदैव B से छोटा होगा। इस प्रमेय को यहाँ से देखें समझें तो रटना याद करना बड़ा टेढ़ा काम लगता है, परंतु ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपको देखने में बड़ी अजीब सी लगेगी ये क्या लिखा हुआ है, परंतु वास्तविकता में हम देखें तो बहुत ही ईजी है। तो देखते हैं कैसे ईजी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। तो चलते हैं एक उदाहरण की ओर। हमने यहाँ 3 उदाहरण लिए, उसमें से पहला हम उदाहरण लेके चले, तीनों से बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा कि 17 और 6 दो संख्याएं, और वो संख्या कैसी है। यूक्लिड ने कहा कि धनात्मक पूर्णांक, यानी यूक्लिड किसकी बात करा था, धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्याओं की बात करा था, और पूर्णांक में तो माइनस की संख्या भी होती है, उसकी यूक्लिड बात नहीं कर रहा था। हालांकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को हम ऋणात्मक संख्याओं पर भी लागू कर सकते हैं, परंतु उसकी जो प्रमेय लिखेंगे ना तो हम ये लिखेंगे, केवल पूर्णांक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये बात, एक और बात मैं आपको समझा दूं कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय वो धनात्मक पूर्णांक पर भी लागू होती है, ऋणात्मक पूर्णांक पर भी लागू होती है, परंतु शून्य पर लागू नहीं होती है। तो हम चलते हैं यहाँ से, देखेंगे कि हमें शून्य पर क्यों लागू नहीं होती। इसके बाद इन तीनों उदाहरण के बाद में हम एक और उदाहरण लेंगे, उसके द्वारा हम बताएंगे कि ये शून्य पर लागू आखिर होती क्यों नहीं है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी सामान्य जानकारी के लिए आपको ज़रूर बताएंगे। अब 17 और 6, अब उसके अनुसार है A और B दो धनात्मक पूर्णांक है, 17 और 6 दो धनात्मक पूर्णांक है। तो कुछ ऐसी भी संख्या विद्यमान हो सकती है कि जहाँ A बराबर BQ प्लस R। तो ये क्या है, A के कि इस A को है, माना यहाँ A इक्वल टू क्या है 17 है और B क्या है 6 है, पहली संख्या 17। तो अब वो कह रहा है इस 17 को हम इस रूप में लिख सकते हैं B, यानी यहाँ 6, B किसको गुणा कर रहा है, Q से, यानी Q से गुणा कर रहा है, प्लस कुछ और इसमें जोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, 6 को किसी से गुणा करके कुछ ऐसी चीज़ जोड़ दें कि 17 आ जाए। तो 6 को किससे गुणा करें, तो भाई 6 को अगर 2 से गुणा करें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और प्लस उसमें 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो R हमारा क्या आ रहा है, R आ रहा है 5, और वो क्या है 0 से बड़ा है, बराबर भी हो सकता है, यहाँ 0 के बराबर भी आ सकता है, हम देखेंगे। और परंतु क्या है B से छोटा, B क्या था हमारा 6। तो कहने का मतलब ये है कि जो R यहाँ आएगा, यहाँ इस 6 का अगर हम भाग देंगे ना, इस 6 का 17 में अगर हम भाग देंगे, या किसी भी संख्या में अगर 6 का हम भाग देंगे, तो जो शेषफल आएगा वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा, यानी 6 से छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो शेषफल होगा, यानी 0 से लेकर 5 तक यह शेष प्राप्त हो सकता है। जैसे हम 18 में भाग दें 6 का तो पूरा भाग चला गया, 6 3 18 शेष 0, 19 में भाग दें 6 3 18 शेष बच गया 1, 20 में भाग दें तो शेष बच जाएगा 2, 21 में भाग दें 6 3 18 और 3 शेष बच गया
22 में भाग दें तो 4 बच जाएगा, 23 में भाग दें तो 5 बच जाएगा, फिर 24 में भाग दें तो वापस 0 शेष रहेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी संख्या में, यानी इस a में b का भाग देने पर, यूक्लिड विभाजन से देखें कि a में b का भाग देने पर कुछ भागफल आएगा q, और वो जो शेषफल आएगा वो क्या होगा, सदैव b से छोटा होगा। और वो किसके बीच में बिलो करेगा, 0 से बिलो, 0 भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, परंतु हमेशा भाग देने वाली संख्या से छोटा होगा। दूसरा हम देखते हैं, उसमें क्या ट्रिक है, वो कह रहा है कि 5 और 12। तो यहाँ हम देखें a बराबर क्या है 5, b बराबर क्या है 12। अब यहाँ आप देखेंगे कि भाई ये तो छोटा है, और तो उसमें b का भाग दे तो कैसे दे, कैसे रूप में लिखें, तो ये भी बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब भाग देने की बात करें कि 5 में 12 का भाग दे भाई कितनी बार जाएगा, क्या आप दे सकते हैं क्या 5 में 12 का भाग, बताइए आप। मैं सोचिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ तब तक। 5 बराबर, अब 12 का भाग देंगे 5 में तो कितनी बार गया भाई भाग, 12 का 5 में भाग गया 0 बार, जाता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0 बार गया तो शेष क्या रहा, वापस वही रह गया जो था। तो भाग 0 बार गया तो शेष वही 5 रह गया। ठीक है, तो सेम वही स्थिति आ रही है कि आर ये 5 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 12, यानी हम 12 का भाग दें तो जो शेषफल आएगा वो 0 से लेकर 11 तक हो सकता है, 0 से लेकर 11 तक हो सकता है, 12 नहीं होगा। शेषफल भाजक से छोटा ही होगा। इसी प्रकार तीसरा हम देखें, यहाँ पर देखें दोनों में कुछ न कुछ शेषफल आया। अगर तीसरी जो स्थिति थी उसमें हम देखें कि शेषफल आएगा नहीं, वो क्या है, अपना था तीसरा 20 और 4। वापस कंफर्म कर लेते हैं, 20 और 4 ही था, बिल्कुल 20 और 4 था। अब a बराबर है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर है हमारा 20 और b बराबर कितना आ रहा है 4। तो 20 को किस रूप में लिख सकते हैं, इस a को इस रूप में लिख सकते हैं b के पदों में, कि 4 को किसी से गुणा करें, 4 को 5 से गुणा करें, 4 पंजा 20, बाकी क्या रह गया 0 शेषफल। ठीक है, r क्या आ गया 0। तो इस तरह हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसको बी क्यू प्लस आर भाज्य गुणा भाजक प्लस शेषफल के रूप में हमें लिख सकते हैं। यहाँ ये a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, और ये q क्या था भागफल, और ये r क्या था शेषफल। तो हमने ये जो चीज़ है वो पढ़ी थी, जो छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे शेषफल पर में, कि भाई भाग कीजिए तो ऐसे होता था। तो इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। और शेषफल क्या होता था, जहाँ ये शेषफल था वो क्या होता था, शेषफल है वो सदैव 0 होता या उससे बड़ा होता, परंतु हमेशा क्या होता था भाजक से छोटा होता था। तो इसी को अगर हम 20 वाले को हम देखें, 20 को में अगर हम भाग दें किसका 4 का भाग दें तो कितनी बार गया 5 बार, 4 पंजा 20, बाकी क्या रह गया 0। ठीक है, तो ये 20 भाज्य ये आ गया, 4 भाजक भागफल कितनी बार गया 5 बार, और शेष क्या बचा 0। तो ये एक शेषफल पर में है वही रूप है जो भाज्य जो यूक्लिड विभाजन के रूप में हमारे सामने है। नाम नया है, बात वही पुरानी है। आप एक भाग प्रक्रिया को लेकर इस रूप में लिख सकते हैं, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो अब आप देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रयोग कहाँ किया जाएगा, भाग देने में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। यानी यूक्लिड ने है गुणनखंड के रूप में भी है इसको प्रस्तुत किया है, गुणनखंड में भी इसका काम ये यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि ये भाज्य क्या है कि नहीं दो संख्याओं के भागफल, दो संख्याओं के गुणनखंड और प्लस कुछ शेषफल उसमें जोड़ दें तो ये भाज्य उसके बराबर होता है। तो
काफ़ी ज़्यादा इसके उपयोग हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे इसका उपयोग है कि कोई पूर्णांक कोई संख्या पूर्णांक है या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक सम है या विषम है, उसके बारे में भी जानने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। उसके माध्यम से हम HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा उपयोग इसके हैं। तो यूक्लिड विभाजन के अनुप्रयोग की बात करें तो हम समझेंगे उदाहरण संख्या 1 के माध्यम से, जो कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज संख्या 30 पर है। उदाहरण भी इस प्रश्नावली के काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इनको करें। मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से फिर बाद में है इससे संबंधित क्वेश्चनों को भी है सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले देर का है कि कोई धनात्मक पूर्णांक देर का यहाँ इसमें दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ये देर का 3Q 3Q + 1 3Q + 2 के रूप में है। तो हम यहाँ लिखें जहाँ Q क्या है, Q कोई पूर्णांक है, Q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ हम देखें माना क्या पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, धनात्मक पूर्णांक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, A है, क्योंकि हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, A है। और अगर हम इसको A = BQ + R के रूप में देखें तो यहाँ से हमारे सामने एक चीज़ नज़र आ रही है कि A = 3Q = 3Q + 1 A = 3Q + 2। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या आ रही है, कॉमन चीज़ आ रही है B क्या आ रहा है, B यहाँ से आप देख सकते हैं कि सभी स्थितियों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इसको प्रदर्शित करेंगे। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, A = BQ + R और ये R है > 0 और < क्या था, B। यहाँ हम B का मान रख दें, प्रश्न के अनुसार B रख दें तो क्या होगा, B का मान क्या था, 3Q + R। अब B का मान रखते ही हमारे पास में R के हैं मान बिल्कुल आ जाएंगे। R क्या होगा, 3 से छोटा होगा और R 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो R के मान कितने हो गए, R के मान हो गया 3 से छोटे। तो 3 से छोटे कौन कौन से हैं, 0 1 2, 0 से लेकर 3 से छोटे 0 तो होगा, उसके बाद में 2 1 और उसके बाद में 2, फिर आगे 3 तो आ गया तो होना नहीं है। तो ये R के तीनों मान जो हमें प्राप्त हुए हैं वो यहाँ रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे R = 0 रखने पर, तो 0 रखें, A = 3Q, ये जो समीकरण है इसको हम 1 मान लेते हैं, इसमें हम रखेंगे तो 3Q + R की जगह क्या रख दिया, 0। तो क्या हुआ, 0 को कुछ जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ा, A = 3Q आ गया। उसी प्रकार R = क्या रखेंगे, 1 रखने पर। बहुत ईजी है, केवल मात्र समझना है। तो और समझना केवल यहाँ से है, B से ही समझना। हमारा मान B हमें मिल गया तो समझिए R के सारे मान मिल गए, क्योंकि जो भाजक होगा उससे हम शेषफल बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल क्या होगा, भाजक से छोटी छोटी संख्या होगी, 0 से लेकर उस भाजक से जितनी छोटी संख्या है वो सभी R होगी, शेषफल होंगे। तो A = क्या हो जाएगा, 3Q और R का मान क्या है, 1, ठीक है। R = क्या रखेंगे, 2 रखने पर। A = क्या हो गया, 3Q + 2। तो ये जो मान हमारा धनात्मक पूर्णांक हमने जो A माना उसके 3 मान आ रहे हैं, कौन कौन से, पहला 3Q, दूसरा 3Q + 1 और तीसरा 3Q + 2। यही तो प्रश्न में पूछा था, कि वो जो धनात्मक पूर्णांक है वो 3Q 3Q + 1 3Q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम ये अंत में हम लिख देंगे। हाँ, इस प्रकार स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है 3Q या 3Q + 1 या 3Q + 2 के रूप में लिख सकते हैं, उसको लिखा जा सकता है जहाँ Q क्या है, पूर्णांक है। इस प्रकार हम अंत में है
प्रश्न को वापस रिपीट कर देंगे, जैसा पूछा गया था वैसा वैसा लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वो 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। ऐसा ही एक और उदाहरण है, उदाहरण संख्या 2। साथियों शाम का मौसम है, चिड़ियों की चहचहाट भी कुछ ज़्यादा ही है, हो सकता है आपको डिस्टर्ब करे, परंतु गाँव में है, शाम के मौसम में चिड़ियाँ हैं वो अपने घोंसलों में वापस लौटती है, तो पेड़ों पर आकर बैठकर चहचहाट कुछ ज़्यादा ही करती हैं, तो ज़्यादा अन्यथा नहीं ले। अगला हम दूसरा उदाहरण देखें। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। 2q, यहाँ आप देखेंगे 2q यानी उसके गुणा में क्या है, 2, तो सम संख्या हमेशा उसके गुणा में 2 होता ही है, ठीक है। 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक है वो 2q+1 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ से हम देखें दो चीज़ हमारे पास में आ रही है कि एक सम पूर्णांक और एक विषम पूर्णांक, हर दो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में अगर बात करें 2q या 2q+1, तो इससे हमें क्या चीज़ मिल रही है, इससे हमें मिल रही है कि b का मान है। b का मान क्या आ रहा है, b का मान हमारे सामने आ रहा है 2। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वही बात, हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार b का मान हमारे पास में आ रहा है, b = 2। अतः वही हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq+r, बार बार हम लिखेंगे तो बिल्कुल ये हमारे जहन में भी फिट बैठ जाएगा कि वास्तव में यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। और b का हम यहाँ मान रख दें, a बराबर क्या, b का मान आ रहा है 2q+r। यहाँ से हम देखें तो r लेस देन क्या होगा, 2, r लेस देन 2 और 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और परंतु 2 से छोटा, तो कितने क्या मान आ सकते हैं r के मान, तो r के मान हो सकते हैं 1, 0, 1, 2 तो आ ही गया, तो r के मान हम यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, यहाँ समीकरण 1 ले लें इसको, इसमें समीकरण 1 में r बराबर 0 के a बराबर क्या हो गया, 2q, a बराबर 2q, r 0 है, ठीक है। उसी पर r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर a बराबर क्या होगा, 2q+1। तो ये दो ही रूप थे और दोनों रूप हमारे सामने यहाँ है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक सम पूर्णांक। अब इसमें एक चीज़ और गई, तो अब केवल धनात्मक पूर्णांक की बात क्या कहता कि 2q या 2q+1 के रूप में लिखा होता, तो हम यहाँ बिल्कुल लिख देते कि धनात्मक पूर्णांक है 2q या 2q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। परंतु उसने एक चीज़ और कह दी कि ये कह रहा है कि 2q है वो क्या होगा, सम पूर्णांक होगा और प्रत्येक जो विषम पूर्णांक होगा वो 2q+1 होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखें, ये समीकरण नंबर इसको 3 माने, इसको समीकरण नंबर 4 माने। समीकरण 3 में देखें कि ये जो a है उसके 2 गुणनखंड है, a के 2 गुणनखंड है 6, 2q बराबर क्या होगा, 2 गुणा q, और इसके 2 गुणनखंडों में हम देखें कि a गुणनखंड क्या है, 2, और 2 क्या होती है, सम संख्या। से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, से स्पष्ट है कि यह एक सम संख्या है। अब भाई ये सम संख्या क्यों है, आप बताइए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, सम संख्या 2 क्यों सम संख्या क्यों है, क्योंकि अगर किसी पूर्णांक को, क्यों क्या है, क्यों एक पूर्णांक है उसको एक सम संख्या से, 2 क्या है, सम संख्या है, उससे गुणा करें, किसी पूर्णांक को सम संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा सम ही आएगा। हम इसको यहाँ नोट पे लिख सकते हैं, 2 गुणा पूर्णांक बराबर सम संख्या। अगर किसी पूर्णांक को है 2 से गुणा कर दिया जाए
या हम कहें किसी सम संख्या से किसी पूर्णांक को गुणा कर दिया जाए तो उत्तर क्या होगा, सम संख्या होगा। इसी प्रकार सम संख्या में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। आप जानते हैं कोई भी सम संख्या ले लो, उसमें एक जोड़ो तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। विषम संख्या प्राप्त होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हम यहाँ इस सम संख्या में जोड़ें, विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ देखा कि ये 2q क्या है, a बराबर 2q क्या था, a बराबर जो 2q है, हम समीकरण 3 से देखें यहाँ a बराबर 2q था। अब इस 2q में हमने क्या किया, यहाँ समीकरण 4 में देखें एक जोड़ दिया। समीकरण 4 में हम देख रहे हैं कि क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया यहाँ पर। तो वो क्या हो गया, किसी सम संख्या में एक जोड़ो तो उसकी अगली संख्या आएगी, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो अतः 2q प्लस 1 एक विषम संख्या है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया, इस प्रकार क्या हो गया स्पष्ट कि जो 2q होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगी, और 2q प्लस 1 क्या होगी, विषम संख्या होगी। हम वही प्रश्न को यहाँ लिख देंगे अंत में। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, और प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक है वो 2q प्लस सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है, और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यानी सीधी सी मोटी मोटी बात यह है कि अगर हम 2 का भाग देंगे तो अगर शेष पर 0 प्राप्त होगा तो वो सम संख्या होगी, और अगर शेष पर 1 प्राप्त होगा तो वो संख्या क्या होगी, विषम होगी। तो सम और विषम की तो यही परिभाषा है, कोई संख्या सम होगी, सम की परिभाषा क्या है कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चल जाए वो सम संख्या, यानी शेष क्या होना चाहिए, 0। तो ये 2q इस रूप में शेष क्या है, 0, इसलिए क्या होगी, सम संख्या है। और यहाँ 2q प्लस 1 यानी शेष 1 बच रहा है, यानी वो क्या है, विषम संख्या है। इसी प्रकार अब जो हम इसी से प्रश्न से संबंधित एक प्रश्नावली का प्रश्न उठाएंगे। प्रश्नावली से प्रश्न संख्या जो है 3, प्रश्न संख्या हम 3 देखेंगे। तो ये प्रश्न संख्या 3 हम देखें। हम एक चीज़ भूल गए, हमने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि p/q रूप में अगर हो, और सॉरी कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो 0 पर लागू नहीं होती। क्यों, अगर b 0 हो जाए तो क्या होगा, तो b 0 हो गया तो क्या किसी संख्या a में भाग दिया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, इन्फिनिटी आएगा। तो फिर शेष पर भी है वो क्या होगा, वो भी हमें पता नहीं है, इसको क्या घटाएं पता ही नहीं चलेगा। तो 0 की स्थिति, पूर्णांक 0 की स्थिति में है वो, और ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय काम नहीं करती है। बाकी ऋणात्मक संख्या में काम करती है, धनात्मक में काम करती है। यूक्लिड ने केवल धनात्मक का कहा, इसलिए हम धनात्मक लेकर ही चलते हैं। 0 पर क्यों काम नहीं करती उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर a 0 हो जाए तो कोई समस्या नहीं, परंतु अगर b 0 हो जाए तब है यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो काम नहीं करेगी। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न है, क्या दे रखा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ ये q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, या कुछ ये q छूटा हुआ है, q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे, लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है। प्रश्नानुसार प्रश्न में b का मान क्या दे रखा है, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से ढूंढ सकते हैं। b का मान क्या दे रखा है, ये bq प्लस r के रूप में तो है ये सारे तीनों रूप, तो b का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r और r लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। अब b का मान यहाँ रख दें, a बराबर b का मान रखा 6
6Q प्लस R, तो यहाँ से R के सारे मान प्राप्त हो जाएंगे। तो R क्या होगा, 6 से क्या होगा, छोटा होगा, R लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी R का मान 0 से लेकर 5 तक होगा। यहाँ से स्पष्ट आ रहा है। तो हम यहाँ सारे मान रखेंगे। R बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा, A बराबर, इसको हम समीकरण 1 मान ले, A बराबर क्या होगा 6Q। इसमें समीकरण 1 में R का मान 0 का, तो ये 0 हो गया, तो A बराबर 6Q। R बराबर 1 रखने पर Q प्लस R की जगह क्या रहा है 1, तो हो गया। इसी प्रकार हम ये R के सारे मान रख देंगे। हमने R के मान 0 से 5 तक रख दिए, सारे मान आ गए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये मान होने वाले। अब यहाँ से हम देखें प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न में कहा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कि धनात्मक विषम पूर्णांक वो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में होगा। तो बाकी क्या है, बाकी एक विषम है तो बाकी क्या होगा, सम होगा। अब हम इस पर विचार करें समीकरण 2 से। हम देखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 से A बराबर क्या है 6Q। इसके अगर हम टुकड़े करें 6 के, 2 गुणा 3 गुणा Q, तो यहाँ पर गुणा में क्या गया, सम संख्या 2 गुणा में सम संख्या आ रही है, तो इसका मतलब 6Q क्या होगी, A क्या होगी, सम संख्या है। अतः स्पष्ट है कि 6Q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। धनात्मक सम पूर्णांक, तो अब इसमें से सम कौन कौन से और विषम कौन कौन से, अगर सम संख्या में है, इस 6Q में अगर सम संख्या जुड़ेगी तो वो सम पूर्णांक होगा, और विषम संख्या जुड़ेगी तो क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। अतः 6Q प्लस 2 व 6Q प्लस 4 भी सम धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, तथा 6Q प्लस 1, अब इसमें क्या जोड़ा है, 6Q में एक विषम संख्या जोड़ी। ठीक है, 6Q प्लस 3, इसमें 3 है वो विषम अंक है, और 6Q प्लस 5 ये भी विषम अंक है। तो किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। हम चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि क्यों होंगे। हम लिखेंगे कि सम प्लस विषम इक्वल टू क्या होगा, विषम। ठीक है, किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दी जाए तो सदैव क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या ही प्राप्त होती है, और सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है, हम लिख सकते हैं इस प्रकार स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जिसमें हम यह क्या कह रहा था कि 6 का भाग जाए, जिसमें 6 का भाग दें तो अगर विषम संख्या प्राप्त होगी तो उसमें क्या होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा और 5 प्राप्त होगा। कहने का मकसद यही था, किसी भी संख्या में, किसी भी धनात्मक संख्या में अगर 6 का भाग दें तो शेषफल 1, 3 और 5 प्राप्त हो तो वो विषम संख्या होती हैं। तो ये बात हम अंत में यहाँ लिख देते हैं। अतः स्पष्ट है धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो आज का एक वीडियो है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित था, कुछ प्रश्न हमने इसमें किए, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए। हम इससे आगे इस जो मैथ्स की बुक है कक्षा 10 की, उसके सभी समस्याओं का, सभी चैप्टरों का हल करने का प्रयास करेंगे, और आशा करूँगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा भी उतरूँगा। मेरे साथ बने रहिए, मेरा सहयोग कीजिए। आपके लाइक और कमेंट ही मेरे लिए प्राणदान है, क्योंकि जब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं मिलते हैं तब तक एक यूट्यूबर को
यूट्यूबर ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूबर है हम शौक का एक शौकीन के तौर पर हम वीडियो बनाएं। तो कुछ शौक है थोड़ा समय के लिए चलता है, अगर उसको प्राण जीवन नहीं मिले, लाइक्स सब्सक्राइब्स और व्यूवर्स नहीं मिलते हैं तो वो शौक भी ज़्यादा दिन नहीं चलता। इसलिए आप अपने मित्रों को, अपने साथियों को जो पढ़ने चाहता है, जो पढ़ने चाहते हैं उनसे कहे कि इससे जुड़े और इन्हें देखे और आनंद उठाए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इसकी जो PDF फाइल है जो आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हो रही है, हल की हुई, वो मिल जाएगी। और इसके अलावा जो पुस्तक है उसका लिंक भी यहाँ आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा जरूर देखें। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।